आज आप लोगों को हम भारतीय राज्य व्यवस्था की सामान्य जानकारी देंगे ताकि हम लोगों को संविधान और भारतीय राजनीति पढ़ने में सुविधा हो। अब मैं आपको भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ाना शुरू कर रहा हूं और इसमें सबसे पहले हमने स्टेट लिखा है, राज्य लिखा है। एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा, को रिलेटेड है और इन सब बातों को बताना जरूरी है, क्योंकि जब राजनीति विज्ञान की मैं बात करूंगा और राजनीति विज्ञान में जब राज्य की मैं बात करता हूं तो राज्य चार तत्वों के समुच्च रूप को कहते हैं। चूंकि भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 1 में आएगा, इंडिया दैट मीन्स भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, यानी इंडिया का मतलब भारत है और ये राज्यों का संघ होगा। वहां भी राज्य आया है, अनुच्छेद 2 में, 3 में, 4 में ये राज्य आया है। अनुच्छेद 12 में भी राज्य की परिभाषा दी गई है, अनुच्छेद 36 में भी राज्य आया है, लेकिन उसका परिप्रेक्ष्य अलग है। यहां जो राज्य मैं रख रहा हूं वह राजनीति विज्ञान के अंतर्गत है। और जैसे भारत एक राज्य है, अमेरिका एक राज्य है, ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं। इस संदर्भ में मैं आ रहा हूं, फिर सरकार करके और भारत में राज्य में आऊंगा। मैं ये बात करूंगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में इंडिया दैट मीन्स भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट में क्या उसका पर्पस, किस संदर्भ में राज्य कहा गया है, या 2 या 3 या 4 में किस संदर्भ में कहा गया है, या फिर अनुच्छेद 12 और 36 में किस संदर्भ में कहा गया है। लेकिन विषय वस्तु जानने के लिए संबंधित बात को जानना जरूरी है। और सबसे पहले यह राजनीति विज्ञान वाला राज्य, जिसको भारत एक राज्य है, अमेरिका राज्य है, पाकिस्तान राज्य है, इस संदर्भ में हम देख लें। कम यह पॉपुलेशन है, जनसंख्या है। तो जनसंख्या कम हो या ज्यादा हो, जो एक निश्चित भूभाग में, यानी यह नंबर 1 जनसंख्या, नंबर 2 सर्टेन टेरिटरी निश्चित भूभाग, निश्चित भूभाग, 3 में एक सरकार हो और निश्चित भूभाग में रहने वाली जो जनता है, यह जो लोग हैं, यह सरकार के आदेशों का पालन आदतन करते हों या करने के लिए बाध्य किया जा सकता हो, सॉवरेनिटी या संप्रभुता है। राज्य के 4 तत्व हैं, जनसंख्या पॉपुलेशन, नंबर 2 सर्टेन टेरिटरी निश्चित भूभाग, नंबर 3 सरकार और नंबर 4 संप्रभुता। इन 4 तत्वों के समुच्च रूप को राज्य कहते हैं। यानी राज्य का मतलब जनसंख्या चाहे कम हो या ज्यादा हो। चूंकि भारत और चाइना भी एक राज्य है जिसकी जनसंख्या दुनिया में सबसे अधिक है, आज भारत सबसे अधिक हो गया। और मकाऊ या दुनिया के दूसरे मुल्क भी हैं जहां की जनसंख्या कम है, वह भी एक राज्य है। अपने बगल में भूटान भी राज्य है, नेपाल भी राज्य है, हम भी राज्य हैं।
जनसंख्या ज्यादा या कम है? तो सबसे पहली राज्य की तत्व है जनसंख्या। नंबर 2, निश्चित भूभाग, सर्टेन टेरिटरी हो, निश्चित भूभाग हो। और नंबर 3, सरकार हो। और नंबर 4, जो सरकार हो उसके आदेशों का अनुपालन निश्चित भूभाग में रहने वाली जनता आदतन करती हो, अगर नहीं करे तो उसको बाध्य किया जा सकता हो, को राज्य कहते हैं। यानी बेटा जब राज्य कहेंगे जो उसके 4 एसेंशियल एलिमेंट, अनिवार्य तत्व सामने आ जाएंगे: जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। जनसंख्या और निश्चित भूभाग भौतिक तत्व है जिसे आप देख रहे हैं, और सरकार पर मैं आऊंगा। यह सरकार राजनीतिक तत्व है, पॉलिटिकल एलिमेंट है। और संप्रभुता स्टेट का स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक तत्व है और प्राण सदृश है। और यह सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट, राज्य की सर्वोच्च शक्ति को संप्रभुता कहते हैं। जैसे आप लोग अगर ऑफलाइन मोड में होते और हमारे सामने होते तो इस क्लासरूम में मैं संप्रभु होता और किसी को XYZ कहता कि राजीव आप खड़ा हो जाओ, फिर कहता बैठ जाओ, आप नहीं बोलोगे तुम बोलोगे। यह संप्रभु यानी क्लासरूम की पूरी शक्ति, प्राधिकार हम में सन्निहित होती, यह संप्रभुता है। जैसे कि हम लोगों के परिवार में जो हम लोगों के पिताजी, दादाजी या जो भी परिवार का श्रेष्ठ है, पूरे परिवार के डिसीजन लेने के लिए वह सॉवरेन हैं, संप्रभु हैं, और उनकी सर्वोच्च शक्ति परिवार की उन्हीं में निहित है। यह संप्रभुता है। इसलिए यहां पर राज्य में जो सर्वोच्च शक्ति है, सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट, को संप्रभुता कहेंगे। और प्रजातंत्र के अंतर्गत जनता में संप्रभुता होती है। जब हम लोग प्रस्तावना पढ़ेंगे बेटा, तो प्रस्तावना में हम भारत के लोग, द पीपल ऑफ इंडिया कहेंगे, हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग शब्द कहने से 2-3 बातें सामने आएंगी। एक उसमें लौकिक संप्रभुता आएंगी। तो जब मैं वहां पढ़ाऊंगा तो लौकिक संप्रभुता की बात करूंगा तो संप्रभुता भी बताए रहेंगे, तभी तो आप समझिएगा कि संप्रभुता का एक प्रकार पॉपुलर सॉवरेनिटी होती है और डेमोक्रेसी में सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट पब्लिक में वेस्टेड होती है और पब्लिक मत देकर अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करती है और रिप्रेजेंटेटिव बिहाफ ऑफ द पब्लिक, पब्लिक के तरफ से पब्लिक पर गवर्न करते हैं, शासन करते हैं। इसलिए प्रजातांत्रिक देशों में लौकिक संप्रभुता होती है। इसलिए जरूरी है कि यहां हम संप्रभुता के संबंध में 2 शब्द मैंने बता दिया कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्चता का सूचक है और अनिवार्य तत्व है। इस संप्रभुता के बगैर अगर निश्चित भूभाग भी हो, सरकार, जनसंख्या भी हो, सरकार भी हो, यदि वह संप्रभु नहीं है तो उसको राज्य नहीं कहा जा सकता। जैसे 15 अगस्त 1947 के पहले जनसंख्या थी, भूभाग निश्चित था भारत के पास, सरकार भी थी, लेकिन आंतरिक रूप में हम संप्रभु थे, लेकिन बाह्य रूप में संप्रभु नहीं थे। क्योंकि हमारी पावर, हमारी शक्ति अंग्रेजों के पास, ब्रिटेन के पास थी। इसीलिए उस समय टेक्निकली अगर देखा जाए तो हम राज्य नहीं थे। जब मैं पढ़ाऊंगा भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ वगैरह मैं पढ़ाऊंगा तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो संविधान है, जिसको चार्टर कहते हैं, और चार्टर में 111 अनुच्छेद है और 111 अनुच्छेद में तीसरे नंबर का जो अनुच्छेद है चार्टर का, वह कहता है कि यूएनओ का मेंबर वह होगा जो स्टेट होगा। और हम तो 15 अगस्त 1947 के बाद टेक्निकल स्टेट बने, राज्य बने। चूंकि हम सॉवरेन, कंप्लीट सॉवरेन हम 15 अगस्त 1947 में हुए, तो उसके पहले तो टोटल सॉवरेन नहीं थे, लेकिन हम मेंबर ऑफ दी यूएनओ थे। तो कहिएगा कि सर आप कह रहे हैं कि राज्य के लिए चौथा तत्व प्राण सदृश है संप्रभुता, और भारत ने 15 अगस्त 1947 को प्राप्त किया और उसके पहले ही संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बन गया था। और संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान को, जिसको चार्टर कहते हैं, जिसमें कुल अनुच्छेदों की संख्या 111 है, और तीसरे नंबर का अनुच्छेद कह रहा है कि
यूएनओ का मेंबर वह बनेगा जो स्टेट होगा, और स्टेट वह होगा जिसमें 4 एसेंशियल एलिमेंट होंगे। और हमारे पास तो चौथा एलिमेंट, टोटल सोवरेन हम नहीं थे, फिर भी बने। तो फिर मैं बताऊंगा कि अब संप्रभुता को लेकर रिकॉग्निशन है। एक तो हम अपने आप को डिक्लेयर कर दें और हमारी अब अलग आइडेंटिटी हो, और दुनिया वाले यह मान चुके थे कि भारत जो है वह किसी राज्य से निर्देशित हो रहा है, डोमिनियन है, लेकिन वास्तव में उसके पास स्टेट का कैरेक्टर है। तो उसी प्रकार दुनिया हमें रिकॉग्नाइज कर रही थी। टेक्निकली भले ही हम संप्रभु टोटल सोवरेन नहीं थे, लेकिन दुनिया हमें मान रही थी। दैट्स वाई हम 15 अगस्त 1947 के पहले संयुक्त राष्ट्र संघ के भी सदस्य थे। और यही नहीं, फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 1918 तक हुआ, और फर्स्ट वर्ल्ड वार के चाइल्ड के रूप में राष्ट्र संघ लीग ऑफ द नेशन आया, और लीग ऑफ द नेशन 10 जनवरी 1920 को आया, और 10 जनवरी 1920 को भी हम राष्ट्र संघ जो फर्स्ट सिस्टमैटिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था उसके भी हम सदस्य बन गए थे। अलग बात है, जो पढ़ाएंगे बेटा एक एक करके बात बताएंगे, एक दूसरे से को रिलेटेड है। डेट्स वाई यह एसेंशियल हो जाता है कि हम लोग इसको डिस्कस कर लें। और हम अभी राज्य, फिर अपने विषय पर आते हैं, राज्य पर आते हैं। और हमने बता दिया कि बिहार जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश वगैरह वगैरह, यह राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य नहीं है, क्योंकि राज्य के लिए जो 4 तत्व आवश्यक है उसमें चौथा तक संप्रभुता बिहार के पास आंतरिक रूप में है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए स्टेट लिस्ट है, लेकिन बिहार जापान से या दूसरे देशों को न कर्ज दे सकती है न कर्ज ले सकती है, टोटल सोवरेन नहीं है। इसलिए कायदे से कहें, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत कहें तो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश वगैरह राज्य नहीं है। यानी आप समझ गए कि राज्य के 4 तत्व हैं। जनसंख्या, भूभाग, ये दोनों भौतिक तत्व है, सरकार राजनीतिक तत्व है, और संप्रभुता अमूर्त है, देखा नहीं जा सकता, सर्वोच्चता का परिचायक है, सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट है, और स्पिरिचुअल एलिमेंट लाइक ए हार्ट है। यह हमने आपको राज्य का बताया। अब राज्य का रिप्रेजेंटेटिव, 4 तत्व हैं, लेकिन जो रिप्रेजेंटेटिव है, राज्य को प्रतिनिधित्व करता है, उसका जो नाम है वह है सरकार, शासन या सरकार। राज्य जिसके माध्यम से अपने शासन को संचालित करता है वह सरकार है, और सरकार के कई रूप होते हैं। कल भी मैंने बताया, राजतंत्रात्मक, मोनार्किकल गवर्नमेंट, फासिस्ट गवर्नमेंट, टोटलिटेरियन, सर्वसत्ता अधिकार वादी, कम्युनिस्ट, साम्यवादी, अन्य प्रकार है। हम अपने विषय पर आ जाते हैं, और शासन की या सरकार की सबसे जो लोकप्रिय है वह लोकतांत्रिक सरकार है। शासन के कई प्रकार हैं, सरकार के कई प्रकार हैं, लेकिन सबसे बेस्ट जो है वह डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। हम डेमोक्रेटिक नेशन हैं। अब स्टेट और नेशन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। वननेस फीलिंग इज ए मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट फॉर ए नेशन। इंडिया इज ए स्टेट बिकॉज देयर आर 4 एसेंशियल एलिमेंट, नंबर 1, 2, 3, 4 जो बताया मैंने, जनसंख्या, निश्चित विभाग, सरकार और संप्रभुता। और हम किसी भी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा के हैं, हम सब में एकत्व की भावना है, वननेस फीलिंग है, और यह एकत्व की भावना ही राष्ट्र की आधार है, एक सीमेंट का काम करती है। यह परिलक्षित होती है समय विशेष पर। जैसे अगर भारत और दुनिया के दूसरे देशों के बीच में कोई वार्तालाप चल रहा है, कोई सम्मेलन हो रहा है, G20 का सम्मेलन,
और भारत के प्रेसिडेंटशिप मिला तो हम गर्वान्वित हुए। जब कारगिल में संघर्ष चल रहा था तो हमारे सैनिक, जब पाकिस्तान हमारे दुश्मन देश के हरा रहे थे, डिफीट कर रहे थे, तो हम उत्साहित होते थे, लगता था कि हमने मार दिया। दैट टाइप ऑफ फीलिंग फॉर द सेक ऑफ द नेशन, दैट इज कॉल्ड नेशनलिज्म। ये एक भावना है नेशनलिज्म। लेकिन अब दुनिया में कोई भी जो नेशन है वो स्टेट है, जो स्टेट है और नेशन है, अंतर केवल यह करना है कि नेशन में चारों एलिमेंट के अतिरिक्त, जिसकी चर्चा मैंने किया, जनसंख्या, निश्चित विभाग, सरकार और संप्रभुता, उसके बाद पांचवें तत्व के रूप में भावनात्मक एकता रख देनी है। आज दुनिया का कोई भी देश है वह राज्य है और राष्ट्र है, राज्य है और राष्ट्र है। और आधुनिक समय में इसलिए इंडिया इज ए मॉडर्न नेशन स्टेट, अमेरिका इज ए मॉडर्न नेशन स्टेट, आधुनिक राष्ट्र राज्य की अवधारणा है। समझे? तो खैर, तो मैंने कहा कि अब राज्य का रिप्रेजेंटेटिव जो है वह सरकार है, और सरकार के कई प्रकार हो सकते हैं, प्रतिमान पैटर्न हो सकते हैं, मॉडल हो सकते हैं। दुनिया में अभी भी अगर देखा जाए तो दुनिया में राजतंत्रात्मक व्यवस्था वाला देश है, साम्यवादी व्यवस्था वाला देश भी है। साम्यवाद या मार्क्सवाद और समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद, सब अलग अलग है। कभी मैं उसको अलग काम करूंगा जब पॉलिटिक्स पर काम करूंगा, या प्रस्तावना जब मैं पढ़ाऊंगा तो प्रस्तावना के अंतर्गत आपको शब्द आएंगे, लोकतांत्रिक समाजवाद की अवधारणा आएंगी। वहां मैं बात करूंगा कि वैज्ञानिक समाजवाद क्या है, आधुनिक समाजवाद, विकासवादी समाजवाद क्या है। अभी उधर नहीं मैं ले जा रहा हूं। मैं यह बता रहा हूं कि दुनिया में अभी भी मार्क्सवादी या साम्यवादी या समाजवादी देश हैं, और दुनिया में अगर साम्यवादी या समाजवादी देश की बात करें, चीन, उत्तर कोरिया, वियतनाम, यमन और क्यूबा। हालांकि यहां भी पूर्णतः साम्यवादी मार्क्सवादी व्यवस्था है नहीं, लेकिन अपने आप को कह रहा है। इसलिए दुनिया में कई जगह राजतंत्रात्मक व्यवस्था है। मुस्लिम कंट्री वगैरह में अगर देख लें तो उस प्रकार की व्यवस्था आपको देखेंगी। कभी इतिहास में आपको मालूम होगा कि 1920 के दशक में इटली में मुसोलिनी के नेतृत्व में फासिस्ट सिस्टम था, फांसीवादी सरकार थी। उसी फांसीवादी सरकार का जर्मनीकरण नाजीवाद था, वह नाजीवादी सरकार थी, या फासिस्ट गवर्नमेंट का ही जर्मनीकरण था। चाइना में माओ जेडंग के नेतृत्व में 1949 में चीनी क्रांति के बाद माओवादी सरकार आई। तो अलग अलग प्रकार की सरकार रही है, टोटलिटेरियन नहीं है। साम्यवाद के अंतर्गत स्टालिन के समय में टोटलिटेरियन सिस्टम देखने को मिला है। तो अलग अलग सरकारें हैं, लेकिन सरकार का एक रूप जो सबसे बेहतर है, मैं मान रहा हूं इस बात को कि प्रजातांत्रिक सरकार में भी एक नहीं हजारों कमी हो सकती है, लेकिन लाखों कमी हो, हजारों कमी हो, लेकिन अन्य प्रकार के जो सरकार के शासन के या सरकार के प्रतिमान या मॉडल है, उसमें सबसे बेस्ट डेमोक्रेसी है। इसे इनकार नहीं किया जा सकता। हम लोग पढ़ेंगे बेटा, देखेंगे, चूंकि बीपीएससी में मुख्य परीक्षा के लिए भारत में प्रजातंत्र भी पढ़ना है। मैं आपको बताऊंगा कि प्रजातंत्र क्या है, लेकिन यहां आप जान लें कि सरकार के सबसे बेस्ट जो रूप है यह डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, प्रजातांत्रिक है। अब यह डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के 4 पैटर्न है। सरकार के कई मोनार्किकल, फासिस्ट, टोटलिटेरियन, कम्युनिस्ट, माओइस्ट कई प्रकार हैं, लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेस्ट गवर्नमेंट। अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के सब सिस्टम 4 प्रकार के हैं। यह जरूरी है भारत की शासन और व्यवस्था पढ़ाने के लिए। यह 4 में सबसे पहले प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या अध्यक्षात्मक, प्रेसिडेंशियल अध्यक्षात्मक शासन, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट संघवाद या संघात्मक, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सॉरी
कैसे, हाउ टू इरेज, इरेज कैसे, इसी से अच्छा, ओके। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय शासन या संसदीय प्रजातंत्र, संसदीय प्रजातंत्र भी कहेंगे या संसदीय शासन प्रणाली भी कह सकते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और चौथा है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एकात्मक शासन। देखिए बेटा, हमने बताया कि सरकार के कई मॉडल हैं, उसमें सबसे बेस्ट डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के 4 सब में पैटर्न है, यानी उप प्रतिमान है। नंबर 1 प्रेसिडेंशियल, नंबर 2 फेडरल, नंबर 3 पार्लियामेंट्री और नंबर 4 यूनिटरी। अब यह दोनों जो है 1 और 2, यह अमेरिका में है, और नंबर 3 और 4 जो है यह ब्रिटेन में है। हमारे यहां प्रेसिडेंशियल नहीं है, हमारे यहां फेडरल है, हमारे यहां यूनिटरी नहीं है, हमारे यहां पार्लियामेंट्री है। यानी इंडिया में हमने नंबर 2 को लिया है और नंबर 3 को लिया है, यानी फेडरल लिया है और हमने पार्लियामेंट्री लिया है। और यह प्रश्न हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे कि आखिर हम लोगों ने प्रेसिडेंशियल को क्यों छोड़ दिया, फेडरल को क्यों लिया, पार्लियामेंट्री को क्यों लिया और यूनिटरी को क्यों छोड़ दिया। चूंकि हम न केवल किसी यूएसए का मॉडल को एज इट इज नहीं ले लिए हैं, यूके या ब्रिटेन के मॉडल को हम लोगों ने नहीं लिया है, हमको जो सूट करेगा उसको न लेंगे। कंफर्ट है कि गर्मी का दिन है हाफ शर्ट पहने, कंफर्ट है कि हम एक अगर जींस पैंट पहन लें, तो स्थिति है कि एक पैटर्न को क्यों लेंगे, हमको जो सूट करता है उसको हम लेंगे। प्रेसिडेंशियल में हेड ऑफ द नेशन, रियल हेड ऑफ द नेशन होता है, और हम लोग सल्तनत काल से लेकर और 1947 के पहले तक कहीं ना कहीं हेडशिप के अत्याचार से पीड़ित रहे हैं। और जो हेड ऑफ द नेशन होगा वो रियल हेड ऑफ द नेशन अगर प्रेसिडेंशियल में है तो वह हम उससे भयभीत, हमको अच्छा नहीं लगता है। और ऐसे भी हम लोग नॉन प्रेसिडेंशियल से पार्लियामेंट्री से ज्यादा हैबिचुएटेड हो गए थे। हम लोग 1935 के भारत शासन अधिनियम से हमारी राजनीति और प्रशासन व्यवस्था संघवाद और संसदीय शासन प्रणाली से ज्यादा अभ्यस्त हो गई थी। हमारी सरकार और शासन संघवाद और संसदीय शासन प्रणाली को समन्वित करके स्वीकार कर ली थी 1935 में, और उसी से ज्यादा अभ्यस्त हो गई थी। संसदीय शासन प्रणाली को हम लोगों ने इसलिए लिया क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली में जो हेड ऑफ द नेशन होता है वो नॉमिनल होता है, और रियल हेड ऑफ द नेशन वो होता है जो उसको एडवाइस देने वाला होता है, और इसे डेमोक्रेसी स्ट्रांग होता है। सभी डेमोक्रेटिक पैटर्न है, लेकिन मच डेमोक्रेटिक पैटर्न पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। दैट्स वाई हम लोगों ने लिया है। हमने फेडरल लिया है, मैं बताऊंगा फेडरल क्यों लिया है। चूंकि भारत एक विशाल देश है और एक स्थान से ब्रिटेन जैसा केवल लंदन से पूरे ब्रिटेन का, यूनाइटेड किंगडम का शासन चलाया जा सकता है, भारत में नहीं चलाया जा सकता। भारत में इतनी विविधता है, इतनी विशालता है, इतनी व्यापकता है, इतनी जनसंख्या और संस्कृति को लेकर विविधता है कि अलग अलग समस्याएं आती हैं, अलग अलग आवश्यकताएं आती हैं। एक जगह से संपूर्ण देश के लिए लेजिस्लेशन परफेक्ट नहीं हो सकता है। इसलिए भारत में राजनीतिक विकेंद्रीकरण, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए आवश्यक है कि विधि निर्माण की प्रक्रिया एक देश में राष्ट्रीय संदर्भ में हो,
लेकिन क्षेत्रीय संदर्भ में भी अलग अलग विधानमंडल गठित की जाए, और इस प्रकार की व्यवस्था हमें संघवाद दे रहा था, इसलिए हमने संघवाद को लिया। तो कई कारण हैं, हम बात करेंगे, अलग अलग जब पढ़ेंगे तो देखेंगे। तो हमने आंख बंद करके अमेरिका के मॉडल को नहीं लिया, हमने ब्रिटेन के मॉडल को नहीं लिया, हमको सूट किया संघवाद, और इतिहास में पहले से भी चला रहा था, हम अभ्यस्त हो चुके थे, इसलिए संघवाद को लिया। लेकिन संघवाद को अमेरिका वाला, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, इथोपिया या पाकिस्तान, नेपाल, कई देशों में संघवादी व्यवस्था है। हम लोगों ने किसी को आंख बंद करके नहीं लिया, हमने अपने संघवाद को इस प्रकार लिया है कि हमारा संघवाद यूनिक है। तभी तो विवाद का जन्म है कि कंप्लीट फेडरल है या कंप्लीट फेडरल नहीं है। डी.डी. बसु कहते हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संघात्मकता और एकात्मकता का सम्मिश्रण है। पायली कहते हैं कि शरीर से संघात्मक और आत्मा से एकात्मक है। या सबसे केसीवेयर कहते हैं अर्ध संघवाद है। तो अलग अलग बात करेंगे, एक एक चीज की बात करेंगे। तो एकात्मक नहीं लिया, छोटे देशों के लिए उपयुक्त प्रतीत होता है, भारत जैसे विशाल देश के लिए नहीं लिया। हमने दोनों में से लिया है और अपने ढंग से दोनों को कर लिया है। यह सब बातें हैं, समान रूप में बातें। देखिए, अलग अलग लोगों की जितनी समस्याएं हैं, मैं एक दिन ऐसा रखूंगा कि चिन्हित कर दूंगा सब लोगों को, और तब देख पाऊंगा। यहाँ बेटा अभी मैं चाहता हूँ, समय नहीं, आप लोग इजाज़त लेट से आया मैं हूँ, और मेरी कोशिश रहेंगी कि कम से कम आज और एक दिन और 2 दिन में बिल्कुल भारतीय राज्य व्यवस्था का परिचय दे दूं, ताकि जब मैं इन करूं तो आपको बताने में, लेक्चर मेरी समझने में आप लोगों की आसानी होंगी। उस रूप में मैं काम करना चाहता हूं। अब मैं भारत में आ गया। भारत में जो शासन है वह संघवाद प्लस संसदीय प्रजातंत्र या संसदीय शासन प्रणाली से बना है। यानी भारतीय शासन प्रणाली में 2 अवधारणाएं हैं, एक जो है यह फेडरल है और दूसरी जो है वह संसदीय प्रजातंत्र है। यानी भारत की शासन प्रणाली में 2 प्रमुख अवधारणा है, दोनों को हम लोग जानेंगे। इसको संघवाद तो अलग डीपली अलग स्टडी करेंगे। संघवाद में मैं बताऊंगा कि संघवाद किसे कहेंगे, संघवाद के ओरिजिन कैसे हुई, अमेरिकी संघवाद की क्या मानक विशेषताएं हैं, भारतीय संघवाद की क्या विशेषता है, भारतीय संघवाद और अमेरिकी संघवाद में क्या अंतर है, भारतीय संघवाद की क्या समस्याएं हैं, भारतीय संघवाद की क्या प्रवृत्ति है, भारतीय संघवाद का कार्यकरण कैसे हो रहा है, मोदी सरकार में भारत का संघवाद कैसे काम कर रहा है, सौदेबाजी का बार्गेनिंग फेडरलिज्म क्या है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या है, यह सब अलग अलग मैं बताऊंगा, या संसदीय शासन प्रणाली अलग अलग मैं बताऊंगा। लेकिन यहाँ ब्रीफ में मैं बताना चाहता हूँ संघवाद और संसदीय शासन प्रणाली। भारत में जो भारत में शासन है वह 2 तत्वों से मिलकर, 2 अवधारणाओं से मिलकर बना है। एक का नाम है संघवाद और दूसरे का नाम है संसदीय शासन प्रणाली। ऐसा नहीं कि मैंने फिगर में आपको बता दिया कि आधा संघवाद है आधा संसदीय शासन प्रणाली है, ऐसा नहीं है। लेकिन मैंने क्या कल कहा था कि हमारे शरीर में बहुत से मैकेनिज्म है, लेकिन अगर समान रूप में लोग कहते हुए सुने जाते हैं तो क्या कहते हैं, यह शरीर 2 तत्वों से बना हुआ है, यह हाड़ और मांस है, और यही 2 प्राथमिक रूप में दिखाई देती हैं, बोन्स है और मसल है, और दोनों एक दूसरे को खींच रही हैं और इसे यह दिखाई देता है। यह हाड़ और मांस नहीं है, और अंदर बहुत से मैकेनिज्म है। मैं राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी हूं और सभी बातें,
अंदर के मैकेनिज्म समझ में नहीं आती, लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूं कि समान रूप में हम लोग जो समझते हैं उतना ही नहीं है। अंदर डॉक्टर या साइंटिस्ट जानेंगे कि हमारी बॉडी की अंदर की संरचना है वो बहुत जो अलग अलग चीजें हैं। ठीक इसी रूप में हमारी भारतीय शासन और व्यवस्था सामान्य लोग जो देखते हैं उतनी नहीं है। मैं अंदर जैसे जैसे आपको लेकर चलूंगा वैसे वैसे इसकी गहराई और महत्वपूर्ण बातों को रखूंगा, आप इसको समझेंगे। लेकिन अभी तो मैं यही कहूंगा कि यह बहुत आसान है और सरल है, और मैं इस अपने ज्ञान की सीमा में इसे मनोहर पोथी बनाकर पढ़ाना चाहता हूं। आई एश्योर यू दिस पेपर, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, इंडियन पॉलिटी इज मच इजी, मच इंटरेस्टिंग, लाइक ए मनोहर पोथी। और यदि आप नियमित रूप में सुने और व्यवस्थित सुनेंगे तो आपको यह अच्छा लगेगा और बात समझ में आपको आ जाएंगी। तो जिस प्रकार हमारे शरीर में बहुत से मैकेनिज्म हैं, लेकिन शरीर में दो महत्वपूर्ण बातें हैं, एक हाड़ और मांस, उसी प्रकार भारतीय शासन और व्यवस्था के अंतर्गत भारत की शासन में बहुत से मैकेनिज्म और कॉन्सेप्ट है, लेकिन दो कॉन्सेप्ट मेजर है, एक फेडरल है और दूसरी पार्लियामेंट्री है। भारत में संघवाद है जो अमेरिका से, कनाडा से प्रभावित है, लेकिन अमेरिका कनाडा से प्रभावित होकर भी एज इट इज हमने नहीं ले लिया है। अपने ढंग से हमने इस संघवादी कपड़े को अपने शरीर के नाप से भारत में जिस प्रकार की आवश्यकता है उस संदर्भ में हमने इसको बनवाया है। ठीक इसी रूप में हमने अमेरिका या कनाडा से प्रभावित होकर जरूर संघवाद लिया है, अपने ढंग से रखा है। ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली, जिसको संसदीय प्रजातंत्र कहते हैं, को जरूर लिया है, लेकिन अपने ढंग से हमने इसको रखा है। संघवाद की कुछ महत्वपूर्ण विशेषता है, मानक विशेषताएं हैं, डिटेल पढ़ेंगे, अभी थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। संघवाद की 4 मानक विशेषताएं हैं, अन्य विशेषताएं भी है, 4 मानक हैं। सबसे पहली दोहरी सरकार, दूसरी उनके बीच में शक्तियों का विभाजन, उनके लिए लिखित निर्मित संविधान, और न्यायपालिका की सर्वोच्चता। संघवाद की 4 मानक स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है और सेकेंडरी है, लेकिन 4 मानक हैं। मैं भारतीय संघवाद की नहीं कहता, ऐसे संघवाद की कहता हूं। उसमें भारतीय संघवाद में कुछ अंतर हो जाएंगे, लेकिन संघवाद की 4 मानक विशेषता है, स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स है। नंबर 1, अ डुअल गवर्नमेंट। पहली विशेषता याद रखिएगा संघवाद की, तो उसी से दूसरी विशेषताएं जन्म लेती हैं या उससे संबंधित है। दोहरी सरकार, जहां फेडरल सिस्टम होंगी वहां पर 2 प्रकार की सरकारें होंगी, एक यूनियन या सेंट्रल गवर्नमेंट होंगी और इकाई या राज्यों में या कैंटन में सरकार। जैसे स्विट्जरलैंड में स्टेट को कैंटन कहा जाता है, यूनिट कहा जाएगा, प्रोविंस कहा जाएगा, स्टेट कहा जाएगा। जैसे अमेरिका में स्टेट कहा गया। अमेरिका का कारण यह था ना कि अमेरिका में शुरुआती दिनों में 13 राज्य थे और अलग अलग थे और प्रभुत्व के शिकार थे शक्तिशाली देशों के। अमेरिका भी तो साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद से पीड़ित रहा, तो ये सब राज्यों ने एक ढीला ढाला संगठन बना लिया कि चलिए भाई हम लोग अपनी संप्रभुता को छोड़ नहीं रहे हैं, लेकिन सुरक्षा के लिए हम लोग एक साथ हो जाते हैं। 12 बजे रात में हम लोग स्टेशन पर 4 आदमी उतरते हैं और एक मोहल्ला में आना होता है, तो अलग अलग समय आएंगे तो कोई 1-2 मिलेगा, अपराधी लूट लेगा। अगर चारों आदमी एक साथ आएंगे तो सुरक्षित अपने घर पर चले आएंगे। उसी प्रकार अमेरिका में वो 13 राज्य जो अलग अलग थे, जो साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, प्रभुत्व, आक्रमण
के जो शिकार थे, उन राज्यों ने एक ढीला ढाला संगठन बना लिया शुरू के दिनों में, जिसको कॉन्फेडरेशन कहा गया, परिसंघ मंडल कहा गया। लेकिन उस ढीले ढाले संगठन बनाने के बाद उनको थोड़ा सा एडवांटेज लगने लगा, तब जाकर उन्होंने उस लूज ऑर्गेनाइजेशन को रिजिड ऑर्गेनाइजेशन, कठोर बना लिया, और उसी कॉन्फेडरेशन से फेडरेशन का जन्म हुआ। इसीलिए पूरे वर्ल्ड में जो स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अमेरिका का है, और दुनिया के दूसरे देश में जो भी शिक्षक पढ़ाता है, दूसरे जो दुनिया के संघवादी देश है, अभी मैंने बताया कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, पाकिस्तान, नेपाल, इथोपिया, ये जितने मैस्को सिटी, ये जितने भी जो फेडरल नेशन हैं वो अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में ही पढ़ाते हैं। हम भी, मैंने बताया अभी जस्ट कि हम लोग सेपरेट जब संघवाद पर स्टडी करेंगे, एक दिन मेरी क्लास या 2 दिन मेरी क्लास फेडरल सिस्टम पर होंगी, बिकॉज फेडरल सिस्टम इज ए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए हम लोगों को जानना होगा, सेपरेट मैं डीपली पढ़ाऊंगा, वहां बताऊंगा मैं। लेकिन एक आप बात समझ लें कि संघवाद की सबसे पहली अनिवार्य विशेषता जो चारों है वो अमेरिका की ही है, और पहली विशेषता है डुअल गवर्नमेंट। जहां भी फेडरल सिस्टम होंगी, संघवादी व्यवस्था होंगी, वहां 2 प्रकार की सरकारें होंगी, एक संघ या केंद्र की सरकार और दूसरी इकाई प्रांत या राज्यों की सरकार है। हमारे यहां भी है, एक संघ सरकार है या राज्यों की सरकार है, इसलिए दोहरी सरकार है। दूसरी बात, अब हमारे यहां राज्यों का वर्गीकरण कर दिया गया है। अमेरिका में राज्यों का वर्गीकरण 50 राज्य है, कभी 13 राज्य हुआ करते थे, 50 राज्य हैं। भारत में हम लोग राज्य कहेंगे तो आप लोगों से पूछेंगे, बहुत समय लगेगा, सॉरी 1 मिनट, थोड़ा आप लोगों को देखे बहुत लंबा, आप कमेंट्स को ध्यान न दें। अच्छा, किसी ने बताया है, आप पढ़ा रहे हैं, हाँ, आप लोगों का सुझाव है कमेंट पर ध्यान न दें। ऐसे भी मैं कह रहा हूं कि आप लोग भी बहुत ध्यान से मेरी बात को सुने, पूरी बात सुनिएगा, कोई भी समस्या नहीं आएंगी, हर बातें सिस्टमेटिक आएंगी। मैं राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी हूं और मैं इस विषय में डॉक्टर हूं, और मैं आपको बताऊं कि मैं जानता हूं कि कैसे इलाज किया जाता है। मच सिस्टमेटिक अपने ज्ञान की सीमा में बताने का प्रयास करूंगा। इसलिए आप मुझको नहीं, आप स्वयं देखें, आप कोई चीज न देखें, जब तक मेरी बात सुने और उसके बाद जाकर पढ़ें, कुछ भी बचेगा नहीं। इसलिए मैं, एक लड़के ने समुपाध्याय हैं, कमेंट किए कि सर आप कमेंट पर ध्यान न दें, पढ़ाएं। बिल्कुल मैं पढ़ा रहा हूं, कभी कभी नजर उधर चली जा रही है, तो बातें दिखनी भी चाहिए। कमेंट आप क्या करते हैं, आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण होंगी कि मेरी बातें हमारे बच्चों को समझ में आती है कि नहीं। लेकिन अभी मैं पढ़ा रहा हूं, आइए चलिए। तो संघवाद मैं बता रहा था कि दोहरी सरकार। तो यदि मैं पूछ दूं कि भारत में राज्यों की संख्या कितनी है, तो लड़के समान तौर पर जो कंप्लीट स्टेट है उसी को कह देते हैं, जबकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा, और अनुच्छेद 1 ही हमसे कहता है कि राज्य का नाम तुम जाकर अनुसूची 1 में देख लो। चूंकि मूल संविधान में जो 8 अनुसूचियां थीं और वर्तमान समय में 12 अनुसूचियां हो गई हैं, और पहली अनुसूची में संघ और राज्य क्षेत्र रखे गए हैं, और उसमें 2 प्रकार के राज्य बताए गए हैं। मूल संविधान में तो 4 प्रकार के राज्य थे, लेकिन आप जानते हैं, मैं आगे पहली अनुसूची पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा, अनुच्छेद 1 पढ़ाऊंगा। तो चूंकि भारतीय संविधान के भाग 1 का नाम है संघ और राज्य क्षेत्र, उसमें 4 अनुच्छेद है, और पहला अनुच्छेद ही हमसे कहता है कि संघ और राज्य जो बात है जाकर अनुसूची 1 में देख लो। तो मूल संविधान में हमको 4 प्रकार के राज्य का वर्णन मिलता है। लेकिन आप जानते हैं कि स्वतंत्र भारत में भाषाई आधार पर राज्य की मांग की गई, और कई समितियां बनी जिसने भाषाई आधार पर राज्य की मांग को स्वीकार नहीं किया। लेकिन पोटी रमालो के अनशन के बाद 1952 में उनकी मृत्यु हो गई, और मृत्यु के बाद आनन फानन में निर्णय लिया गया, और 1953 में 52 में मृत्यु हुई, 53 में
आंध्र प्रदेश स्वतंत्र भारत का प्रथम भाषाई राज्य गठित हुआ और 1953 के दिसंबर महीने में ही फजल अली के नेतृत्व में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हो गया। 1955 में अपना प्रतिवेदन दिया और प्रतिवेदन के आलोक में 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम अस्तित्व में आया, जिसने अनुसूची को प्रभावित किया, अनुच्छेद और अनुसूची को प्रभावित किया। और अनुसूची एक में जो 4 प्रकार के राज्यों का वर्गीकरण किया गया था उसको निरस्त करते हुए 2 प्रकार के राज्य बता दिए और एक में एक या अ में या ए वर्ग में जो राज्य रखे गए हैं उनका नाम राज्य स्टेट दिया गया है। लेकिन राज्य का दूसरा प्रकार है जो यूनियन टेरिटरी है और उसको संघीय राज्य क्षेत्र कहते हैं। इसलिए राज्य का मतलब केवल कंप्लीट स्टेट नहीं, यूनियन टेरिटरी भी, इसलिए दोनों जोड़कर हम लोग बताएंगे। तो खैर अभी हम यह नहीं कह रहे हैं कि हमारे यहाँ 36 अमेरिका में 50, उसमें नहीं जा रहे हैं, लेकिन यह जरूर मैं बता रहा हूं कि भारत अमेरिका में और जहां भी संघवादी व्यवस्था होंगी वहां पहला जो अनिवार्य शर्त है दोहरी सरकार, वह होंगी ही होंगी। और हमारे यहां भी दोहरी सरकार है। यदि 2 सरकार होंगी, परिवार में 2 भाई होगा तो उसके बीच कार्य का संपत्ति का वितरण कर देना, विभाजन कर देना आवश्यक होगा। डेट्स वाई चूंकि डुअल गवर्नमेंट फेडरल सिस्टम में होती हैं, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट एसेंशियल माना जाता है। इसलिए संघवाद में शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है। अलग बात है कि अमेरिका में 2 ही लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, और हमारे यहां कनाडा से प्रभावित होकर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के अंतर्गत 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट 3 बताई गई है, जो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत विषय है। जब हम लोग पढ़ेंगे सेंटर स्टेट रिलेशन तो उस पर हम अनुच्छेद 246 में बात करेंगे और तीनों लिस्ट की चर्चा करेंगे, उसका जस्टिफिकेशन करेंगे कि अमेरिका में 2 ही लिस्ट से काम चल रहा था, आप कनाडा को देकर 3 लिस्ट क्यों लाए, इस पर बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन दूसरी विशेषता डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, शक्तियों का विभाजन संघ और राज्यों के बीच में है। और तीसरी विशेषता संघवाद में लिखित निर्मित संविधान। देखिए जहां 2 भाई होंगे उनकी शक्तियां बांट दी जाएगी और मौखिक रूप में अगर बांट दी जाए तो अगले दिन कलह करेंगे कि यह मेरा है या तेरा है, उनके बीच में समस्या आएंगी। इसलिए गार्जियन, मदर, फादर अगर सही है तो दोनों के बीच में लिखित रूप में संपत्ति को डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि देखो जी तुम्हारा इतना हुआ, तुम्हारा इतना हुआ। डेट्स वाई चूंकि फेडरल सिस्टम में डुअल गवर्नमेंट है और इनकी शक्तियां 3 लिस्ट में बांट दी गई है तो ये लिखित रूप में बांटनी चाहिए। इसलिए संघवादी देशों में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एसेंशियल माना जाता है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज ए रिटन, व्हाई रिटन? बिकॉज इन रिटन फॉर्म, बट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो इनेक्टेड, निर्मित भी है। भारत का संविधान लिखित है क्योंकि संविधान में 395 अनुच्छेदों के अंतर्गत यह बातें सब लिखी हुई है, इसलिए भारत का संविधान लिखित है। लेकिन भारत के संविधान को लिखित ही नहीं, निर्मित भी कहा जाता है। इस पर मैं कमेंट देखता लेकिन टाइम लगेंगे, इसलिए मैं डायरेक्ट बता देता हूं। निर्मित कहने का कारण यह है कि जिस देश के भी संविधान में संशोधन के उपबंध होंगे उसे हम निर्मित संविधान कहेंगे। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज देयर आर प्रोविजन ऑफ अमेंडमेंट इन पार्ट 20 आर्टिकल 368 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट मीन्स आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज इनेक्टेड। भारत का संविधान लिखित है क्योंकि 395 अनुच्छेदों के अंतर्गत बातें लिखी हुई है और भारत का संविधान न केवल लिखित है बल्कि निर्मित भी है। निर्मित इसीलिए है कि भारतीय संविधान के भाग 20 अनुच्छेद 368 के अंतर्गत समय और परिस्थिति के संदर्भ में संविधान में संशोधन करने, परिवर्तन करने की गुंजाइश या प्रावधान है, इसलिए भारत का संविधान निर्मित है। आप यह समझ गए कि लिखित संविधान निर्मित हो यह जरूरी नहीं। मैं फ्रांस में बात करता हूँ, 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ और सक्सेस होने के बाद फ्रांस में संविधान आया और 1958 के पहले फ्रांस में 4 संविधान आए। सभी संविधान लिखित थे लेकिन निर्मित नहीं थे, यानी उन संविधान में संशोधन के प्रावधान नहीं थे। फ्रांस के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ संविधान को
फर्स्ट रिपब्लिक, सेकेंड रिपब्लिक, थर्ड एंड फोर्थ रिपब्लिक, प्रथम गणतंत्र, द्वितीय गणतंत्र, तृतीय गणतंत्र और चतुर्थ गणतंत्र कहा जाता है। वह लिखित तो था संविधान, लेकिन उसमें परिवर्तन के प्रावधान नहीं किए गए थे, इसीलिए वह निर्मित नहीं था, इसीलिए डेड हो गए। 1958 में डिगाल के प्रयास से फ्रेंच प्रेसिडेंट हुए और उन्होंने कहा कि नहीं, 4 संविधान तो हम लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि अगर हमारा संविधान भी केवल लिखित रहता तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान इन्फोर्स हुआ, लागू हुआ, कुछ दिनों के बाद वह डेड हो जाता। लेकिन हमने उसमें अमेंडमेंट की या निर्मित होने की गुंजाइश रख दी, इसीलिए तो कालखंडों में हमने उसमें संशोधन किया है और 105 संशोधन अब तक हमारे भारतीय संविधान में हुए हैं। कुछ बच्चे कहेंगे या एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी करते हैं, कुछ लोग पढ़ते रहते हैं ऑब्जेक्टिव और कहेंगे कि सर 105 ही जानते हैं हम लोग, तो 126 या 128 संविधान संशोधन हो गए हैं। नहीं, संविधान संशोधन अधिनियम जो अंतिम रूप में पारित हो जाता है उस रूप में 105 हुए हैं। प्रोसीडिंग हुई है और प्रोसीडिंग 126-27 हुई है, लेकिन उसमें सफल तो मात्र 105 ही हुए हैं। 105 की चर्चा करेंगे। मैं अमेरिका की बात बता दूं, 1776 के फिलाडेल्फिया सम्मेलन की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब फ्रांस में राज्य क्रांति 1789 में हो रही थी, उसी समय अमेरिका का संविधान लागू हुआ। 1789 से लेकर आज 2023 तक अमेरिकी संविधान में मात्र 27 ही संशोधन हुए हैं, जबकि अमेरिकी संविधान में संशोधन के प्रयास 5000 बार से अधिक हुए हैं। जैसे कि हमारे यहाँ 126-27 बार संशोधन के प्रयास हुए, लेकिन 126-27 बार में 105 बार सफल हो गया। अमेरिका में तो 5000 बार संशोधन के प्रयास हुए, लेकिन 27 से उसमें सफल हुए। तो यह थोड़े कह सकते हैं कि अमेरिका में 5000 संविधान संशोधन हुए हैं। खैर, विषय वस्तु पर फिर आइए। तो फ्रांस का संविधान पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा संविधान इसलिए कालखंड में विलोपित हो गया, समाप्त हो गया, क्योंकि वह केवल लिखित संविधान था, निर्मित नहीं था, उसमें संशोधन की गुंजाइश नहीं थी और बाद के कालखंडों में वह इरिलेवेंट हो रहा था, अप्रासंगिक हो रहा था, समाज के अनुरूप नहीं ढल रहा था, इसलिए छोड़कर नया संविधान अपनाया जाता रहा। लेकिन डिगॉल ने यह समझा कि नहीं, अमेरिका और भारत जैसे फ्रांस के संविधान को भी निर्मित कर देना आवश्यक है। इसलिए फ्रांस का 5वां संविधान जो 5th रिपब्लिक है 1958 में आया, वो हमारे अमेरिका के संविधान जैसा लिखित और निर्मित हो गया। बेटा, आप लोग समझ गए कि निर्मित तब किसी संविधान को कहेंगे जब संशोधन के प्रावधान होंगे। संघवाद की तीसरी विशेषता में कुछ जटिलताएं हैं। जटिलता यह है कि संघवाद में न केवल लिखित निर्मित संविधान चाहिए, बल्कि संघ के अतिरिक्त राज्यों का भी अपना अपना संविधान चाहिए। जैसे अमेरिका में एक संघ का संविधान है और दुनिया का सबसे छोटा संविधान है, जिसमें अनुच्छेदों की संख्या महज 7 है। लेकिन भारत का संविधान दुनिया का विशाल संविधान है, तुलनात्मक रूप में यह देख लें। तो संघवाद में न केवल संघ का बल्कि राज्यों का संविधान चाहिए। अमेरिका के 50 राज्यों का अपना अलग अलग संविधान है, इसलिए संघीय संविधान जो है वह अमेरिका का जो संघीय संविधान है वह छोटा संविधान है। राज्यों का जो संविधान है वो अपने अनुसार है। तो यह तो संविधान वाली बात रही। कठोर संघीय संविधान कठोर होता है। अभी मैं बता रहा था कि 1789 से लेकर अब तक अगर देखेंगे तो अमेरिकी संविधान में 5000 से अधिक बार संशोधन के प्रयास हुए, लेकिन 27 बार ही सफल हुए। इसे क्या प्रमाणित होता है? इसे यह प्रमाणित होता है कि अमेरिका का संविधान सबसे रिजिड संविधान है, कठोर संविधान है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज द मोस्ट रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इन दिस वर्ल्ड। क्वेश्चन इज दैट व्हाई रिजिड? आखिर अमेरिकी संविधान क्यों रिजिड है?
क्यों कठोर है? तो फेडरल सिस्टम कठोर संविधान की मांग करता है, और जहां पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होंगी वहां फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होगा, लचीला संविधान होगा। हमारा संविधान न तो अमेरिका की भांति कठोर है, न ब्रिटेन की भांति लचीला है, क्योंकि हमने तो केवल अमेरिका के जैसा संघवादी नहीं लिया है, हमने तो ब्रिटेन के जैसा केवल संसदीय शासन प्रणाली नहीं लिया, हम दोनों लिए हैं। इसलिए भारत का संविधान संशोधन के मामले में मध्य मार्गी है। बेसिकली आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन कोलैबोरेशन ऑफ द रीजन एंड फ्लेक्सिबल। भारत में जो संविधान है कठोरता और लचीलापन का सम्मिश्रण है। यह हमारी संविधान की खासियत, संघवाद की खासियत है। और भी बातें हैं, हम लोग समय समय पर देखेंगे। चौथी जो विशेषता है संघवाद में, यदि दो सरकार हैं, शक्तियां हमने बांट दिया, लिखित नियमित रूप में बांट दिया, तब न्यायपालिका की सर्वोच्चता। अगर दोहरी सरकार होगी, शक्तियां बांट दीजिएगा, लिखित नियमित रूप में बांटिएगा, तभी इस बात की गारंटी नहीं हो सकती है कि परिवार में दो भाई हैं, दोनों की संपत्ति को आपने बांट दिया, लिखित नियमित रूप में बांट दिया, टकराव नहीं होंगे। टकराव हो सकती है, इसलिए गार्जियन की उपस्थिति तो चाहिए कि टकराव को रोके। इसलिए संघवाद में चूंकि दोहरी सरकार है, इसीलिए संघ और राज्यों के बीच में, राज्यों के बीच में, राज्यों और संघ के बीच में टकराव हो सकती है। इसलिए संघवादी व्यवस्था के अंतर्गत न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया जाता है। अब भारत में संविधान की सर्वोच्चता है, न्यायपालिका की सर्वोच्चता नहीं है। लेकिन अमेरिका में न्यायपालिका की सर्वोच्चता है और संविधान द्वारा न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत घोषित भी है। हमारे यहां घोषित नहीं है, लेकिन जिस प्रकार अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता है, और इसलिए न्यायिक सर्वोच्चता है कि वहां न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान है, प्रोविजन ऑफ जुडिशियरी रिव्यू है, जिसके अंतर्गत जुडिशियरी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के रोल को, फंक्शन को रिव्यू कर सकती है। हमारे यहां भी जुडिशियरी को, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के फंक्शनिंग को रिव्यू करने का राइट है, अधिकार है, प्रोविजन है। इसलिए हमारे यहां भी जुडिशियरी रिव्यू है। अलग बात है कि अमेरिका में जुडिशियरी रिव्यू ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बेस्ड है, कानून की उचित प्रक्रिया पर आधारित है, जबकि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन संविधान और विधि द्वारा स्थापित, बाद में पढ़ाएंगे बेटा, संविधान या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर आधारित है। तो दोनों जगह न्यायिक पुनरावलोकन है। भले ही हमारे यहां न्यायपालिका की सर्वोच्चता संविधान द्वारा घोषित नहीं की गई है, संविधान की सर्वोच्चता है, लेकिन न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान इस बात को प्रमाणित करता है कि व्यवहार में भारत में भी न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत है। इसलिए संघवाद की चारों मानक विशेषताएं हमारे यहां परिवर्तित रूप में भी सही उपस्थित है। इसलिए भारत एक संघवादी देश है और भारतीय शासन और व्यवस्था यह संघवादी मान्यता है। संघवाद की द्वितीय विशेषता में दोहरी नागरिकता होती है। हमारे यहां दोहरी नहीं है, लेकिन डोमिसाइल करके हमने जरूर थोड़ा सा, दो नहीं किया है, 1.5 तो कर दिया है। सिंगल सिटीजनशिप हमारे संविधान के किसी अनुच्छेद में नहीं है। भारत की नागरिकता भारतीयता कही गई है, इसे सिंगल सिटीजनशिप का बोध होता है। लेकिन राज्यों को डोमिसाइल यानी आवासीय नीति बनाने का अधिकार है। इसलिए थोड़ी सी फेडरल कैरेक्टर डुअल जैसी जरूर है। और संघवाद की एक द्वितीय विशेषता है कि पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट इन सेकेंड चैम्बर ऑफ यूनियन लेजिस्लेचर, संघीय विधायिका के द्वितीय सदन में राज्यों का भागीदारी। यह संघीय विधायिका के द्वितीय सदन में राज्यों की भागीदारी है। अमेरिका में भी सीनेट में राज्यों की भागीदारी है। अमेरिका में जो सेकेंड और अपर चैम्बर है, जिसको सीनेट कहते हैं, उसकी सदस्य संख्या उसमें 100 है। और छोटा या बड़ा राज्य हो, चाहे कैलिफोर्निया न्यूयॉर्क बड़ा राज्य हो या अलास्का वेनिला छोटा राज्य हो, सबको समान रूप में 2 भागीदारी दी गई है। इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन सीनेट है। हमारे यहाँ इस प्रकार के इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। हम बिहार और झारखंड, उत्तर प्रदेश को अलग अलग रूप में राज्यसभा में राज्यों की भागीदारी, लेकिन राज्यों की भागीदारी है। हम ज़्यादा डेमोक्रेटिक हैं क्योंकि हमने पॉपुलेशन ग्राउंड पर हमने राज्यों को संघ के द्वितीय सदन राज्यसभा में भागीदारी दिया है। अलग बात अध्ययन करेंगे, देखेंगे। भारत में संघवाद है और संघवाद की सामान्य और साधारण हमने 2-4 लाइन बात बताई है, डिटेल बाद में पढ़ेंगे। कुछ लोगों ने कहा है कि सर कमेंट न देखें, लेकिन एक नहीं रहा जा रहा है, कमेंट पर आई है, यस गॉट इट, नहीं ठीक है, राइट।
तो बेटा संघवाद समान बात है, संघवाद हम लोग पढ़ें, घबराइएगा मत। संघवाद इसीलिए यहां बता रहे हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि भारतीय शासन का शरीर जो है आधा संघवाद से बाहर से दिखता है और आधा संसदीय, इस दोनों को जानना जरूरी है। डेट्स वाई हमने फेडरल कुछ बातों को बताया। अब इसको थोड़ा सा देख लिया जाए पार्लियामेंट्री का। संसदीय शासन प्रणाली भारत में ब्रिटेन से प्रभावित होकर है और संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता है दोहरी कार्यपालिका और डुअल एग्जीक्यूटिव, दोहरी कार्यपालिका यानी नॉमिनल और रियल, नाम मात्र का और वास्तविक। दूसरी विशेषता है विधायिका और कार्यपालिका में समन्वय, कोऑर्डिनेशन बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। तीसरी विशेषता है विधायिका के प्रति कार्यपालिका का उत्तरदायी होना, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लेजिस्लेचर। और चौथी विशेषता है पॉलिटिकल हेजेमोनी, राजनीतिक सौजातीयता। और पांचवी विशेषता है, यह भारत में नहीं है, संसदीय शासन प्रणाली का बता रहे हैं, संसद की सर्वोच्चता। संसद की या संसदीय सर्वोच्चता। यहां न्यायपालिका की सर्वोच्चता और संसद की सर्वोच्चता, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। इसलिए आप कहिएगा कि सर तब इंडिया क्यों लिया? क्योंकि फेडरल सिस्टम इस बात की डिमांड करता है कि न्यायपालिका की सर्वोच्चता होनी चाहिए। पार्लियामेंट्री सिस्टम इस बात की डिमांड करता है कि विधायिका की या संसद की सर्वोच्चता होनी चाहिए। मैं बताऊंगा, इसलिए तो संविधान की सर्वोच्चता है। और संविधान कहीं न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था करके न्यायिक सर्वोच्चता की स्थिति में लाता है, तो कहीं पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेज संसद की विशेषाधिकार देकर संसद की सर्वोच्चता वाला स्थिति में लाता है। दोनों बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। मैं यह बता रहा हूं कि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम बेसिकली परफेक्ट कोलैबोरेशन ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसलिए वी हैव टू नो मीनिंग एंड जनरल कंसेप्ट ऑफ फेडरल एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हम लोग यह देख रहे हैं कि भारत की जो शासन व्यवस्था है इस प्राथमिक रूप में संघवाद और संसदीय शासन प्रणाली के समन्वय से बना है। इसलिए हम संघवाद के बारे में और संसदीय शासन प्रणाली के बारे में सामान्य जानकारी ले रहे हैं। इसके बाद हम सरकार के तीनों अंग और पूरा पैटर्न पढ़ेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। चलिए थोड़ी बहुत हम लोग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में देख लेते हैं, संसदीय प्रजातंत्र के बारे में देख लेते हैं। संसदीय प्रजातंत्र, जिसको संसदीय शासन प्रणाली कहते हैं, उसकी पहली विशेषता भारतीय परिप्रेक्ष्य में, ब्रिटेन में तो पांचवा वाला प्रथम हो जाएगा, लेकिन भारतीय परिप्रेक्ष्य में हमने लिखा है कि दो प्रकार की कार्यपालिका होती है। अगर कोई कहेगा कि योर प्रेसिडेंट इज ए या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ए नॉमिनल हेड ऑफ द नेशन बट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज ए रियल हेड ऑफ द नेशन, व्हाई देयर आर टू टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव इन इंडिया, नॉमिनल एंड रियल? तो कहिएगा ड्यू टू प्रोविजन ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यह संसदीय शासन प्रणाली के कारण है। ठीक है ना? कोई कहे क्यों भारत का राष्ट्रपति डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, तो कहिएगा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और इसमें हेड ऑफ द नेशन नॉमिनल होता है, तो नॉमिनल को डायरेक्ट चुनाव रियल कराने के क्या फायदा है? एक दूसरे से रिलेटेड है, सब बात को समझ में आएगी। तो संसदीय शासन प्रणाली की जो पहली विशेषता है, यह दोहरी कार्यपालिका है। ब्रिटेन में या भारत में दो प्रकार की कार्यपालिका है, नॉमिनल और रियल। हमारा राष्ट्रपति, जैसे ब्रिटिश राजा या रानी,
नॉमिनल है, वहां की मंत्रिपरिषद इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर रियल है। उसी प्रकार हमारा राष्ट्रपति भी नॉमिनल है और मंत्रिपरिषद रियल है। अब तुलना हम दोनों ब्रिटिश पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इंडियन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जब हम पूरा डिटेल पढ़ेंगे वहां देखेंगे कि हमारा नॉमिनल होकर भी रबर स्टाम्प नहीं है। ब्रिटिश किंग या क्वीन नॉमिनल, ऑलवेज नॉमिनल, कंप्लीट नॉमिनल, लाइक गोल्डन जीरो एंड रबर स्टाम्प, ये बाद में पढ़ेंगे। लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, संसदीय शासन प्रणाली है। इसकी पहली विशेषता है दोहरी कार्यपालिका, और हमारे यहाँ हमारा राष्ट्रपति है नाम मात्र का डिजिरो, और मंत्रिपरिषद है वास्तविक डिफैक्टो। दूसरी विशेषता संसदीय शासन प्रणाली की है कि विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे से समन्वित होती है। अमेरिका में सरकार के तीनों अंग अलग अलग, क्योंकि वहां शक्ति पृथक्करण सिद्धांत है। क्यों शक्ति पृथक्करण सिद्धांत है? क्योंकि अध्यक्षात्मक शासन है। ब्रिटेन में तीनों अंग जो है वह एक दूसरे से जुड़ा हुआ। क्यों जुड़ा हुआ है? क्योंकि वहां संसदीय शासन प्रणाली है, और संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत तीनों अंग जो है एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अमेरिका में तीनों अलग अलग है। हम न तो अमेरिका जैसा है न तो ब्रिटेन जैसा है, हम दोनों जैसा है। हम विधायिका और कार्यपालिका को हमने जोड़ दिया है। यह संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता है। क्योंकि हमारा राष्ट्रपति, कल ही हम लोग इंट्रो में सुन रहे थे, अनुच्छेद 52 और 53 के अनुसार राष्ट्र का प्रमुख कार्यपालिका प्रमुख है, और 79 के अनुसार संसद का भी अंग है। यानी हमारा राष्ट्रपति जो दो अंग है। कोई भी कार्यपालिका यानी प्रधानमंत्री और मंत्री बनेगा, लेकिन मस्ट बी मेंबर ऑफ दी पार्लियामेंट विद इन 6 मंथ, उसको बनना होगा। इसलिए विधायिका और कार्यपालिका हमारे यहाँ जुड़ी हुई है। हमारी न्यायपालिका अलग है। भारतीय संविधान के भाग 4 जब राज्य की नीति के निर्देशक तत्व पढ़ेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ेंगे, तो अनुच्छेद 50 पढ़ेंगे और कहेंगे कि अमेरिका जैसा तो नहीं, लेकिन भारत में आंशिक रूप में मोंटेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को लिया गया है, और हमारे यहां आंशिक रूप में अनुच्छेद 50 के अंतर्गत लिया गया है। यानी अमेरिका जैसा कंप्लीट नहीं लिया गया है, ब्रिटेन जैसा तीनों अंग जोड़ा नहीं गया है, बल्कि भारत में विधायिका और कार्यपालिका को जोड़ दिया गया है और न्यायपालिका को अलग किया गया। इसका भी कारण है, आगे देखेंगे, फिगर जब पढ़ाएंगे वो पढ़ेंगे। आप यह देख लिए विधायिका कार्यपालिका। विधायिका के प्रति कार्यपालिका उत्तरदायी कहां आप देखते हैं बेटा? तो प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद और जितने भी नीचा से ऊपर तक है आप लोग तैयारी करते हैं, सब कार्यपालिका के पार्ट बनेंगे। अगर यूपीएससी बीपीएससी करेंगे तो यह कार्यपालिका 2 प्रकार की है। एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्री, यह सब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव 2 प्रकार के हैं, नॉमिनल और रियल। और एग्जीक्यूटिव का जो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव है निचला, प्रशासनिक कार्यपालिका जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, जो यूपीएससी बीपीएससी करने के बाद आप बनेंगे। इस प्रशासनिक कार्यपालिका के भी भारत में समान रूप में पोजीशन क्लासिफिकेशन करें, पद वर्गीकरण करें तो 4 प्रकार के हैं। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, सी ग्रुप और डी ग्रुप, ए बी सी डी। फर्स्ट और सेकंड क्लास जो एग्जीक्यूटिव का है, एडमिनिस्ट्रेटिव या परमानेंट एग्जीक्यूटिव जिसको आप बनेंगे, वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव में फर्स्ट और सेकंड क्लास जो होगा वह ब्यूरोक्रेट्स है। भारत में राजपत्रित कहते हैं, चूंकि भारत और राज्य सरकारों का जो गजट होता है उनका नाम, सेवा शर्त इत्यादि मेंशन होता है, अंग्रेजों के समय से आ रहा है, वो गैजेट हैं। उन्हीं को हम लोग नौकरशाह कहते हैं लोक प्रशासन के शब्दों में, और उनके कार्य करने की शैली को नौकरशाही कहते हैं। खैर जो भी हो, कार्यपालिका चाहे राजनीतिक कार्यपालिका हो या प्रशासनिक कार्यपालिका हो, अगर वो गलती करती है तो उसको कहां जवाब देना पड़ता है? संसद में या राज्य विधानमंडल में। प्रश्नकाल, शून्यकाल, काम रोको प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव वगैरह वगैरह जो दिए जाते हैं, यह क्या है? विधायिका के प्रति कार्यपालिका उत्तरदायी है। और संसदीय शासन प्रणाली की एक विशेषता है कि विधायिका के प्रति कार्यपालिका उत्तरदायी होती है।
पॉलिटिकल हेजोमोनी, राजनीतिक सजातीयता। पॉलिटिकल हेजोमोनी एक प्रकार का ट्रेडिशन है कार्य करने का पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में। हर कुछ बेटा संविधान में नहीं लिखी हुई है, उससे अलग हटकर भी कार्य करना होता है। और संसदीय शासन प्रणाली में ब्रिटेन में, चूंकि वहां तो लिखित संविधान है ही नहीं, वहां परंपरा का प्रभाव है, वहां अभिसमय का प्रभाव है। कुछ बातें लिखी हुई है कॉमन लॉ, लेकिन सामान्य तौर पर ट्रेडिशन है। जैसे गांव में एक दूसरे की मदद करने के लिए कोई गांव का कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं बना है ना, लेकिन एक परंपरा बनी हुई है कि गांव में कोई विपदा में आएगा, कोई समस्या में आएगा तो दूसरे लोग उसको मदद करेंगे, सब लोग मिलजुल कर उसके काम को देखेंगे। एक ट्रेडिशन से गांव चलता है, व्यवस्था चलती है, परिवार चलती है। परिवार में कहां लिखा है कि मां खाना बनाएंगी और पापा खाना नहीं बनाएंगे? पापा बाहर के काम करते हैं, मां घर का काम करती है। अगर मां भी बाहर का काम करती है, पापा घर पर भी हैं, तो वहां से आने के बाद भी मां काम करती है। एक परंपरा बन गई है कि जो घर का कार्य है, घरेलू किचन वगैरह, हालांकि फेमिनिस्ट होने के नाते यह कहना आज उचित नहीं है। बेटी लोग यहाँ भी एक दो बैठी हुई हैं, कोई भी काम करेगा। मैं फेमिनिज्म जब पढ़ाता हूँ, आप लोगों को भी पढ़ाऊंगा, निबंध प्रश्न पत्र वगैरह हैं, क्या फर्क पड़ता है? हस्बैंड वाइफ दोनों एक गाड़ी से जा रहा है, दोनों गाड़ी का ड्राइविंग जानता है। 100 किलोमीटर की यात्रा करनी है, 50 किलोमीटर हस्बैंड गाड़ी का ड्राइव करता है और थक जाता है तो वाइफ को कहता है अब तुम चलाओ, फिर वह बैठ जाता है। गाड़ी वैसे ही चलती है। गाड़ी यह नहीं पूछती कि मेल चला रहा है या फीमेल चला रहा है, एक ही रूप में गाड़ी चलती है। एक्सीलेटर, क्लच प्लेट, जितनी चीजें हैं एक ही प्रकार के काम करती है। इसलिए फैमिली की गाड़ी या शासन की गाड़ी, राज्य की गाड़ी, स्त्री पुरुष कोई चलाए, इसे फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए मैं यह नहीं कह सकता कि पुरुष ही काम करे, बाहर का घर की महिला करे। कोई काम कोई कर सकता है। जैसे गाड़ी में ड्राइवर सीट पर मेल फीमेल कोई है, गाड़ी इसी प्रकार की चलती है, उसके स्किल से चलती है। इसलिए फैमिली, राज्य सरकार, व्यवस्था, शिक्षण स्किल से चलेगा। मैं अशोक कुमार पढ़ा रहा हूं, दूसरा कोई आदमी फीमेल हो वो भी पढ़ाएगी, उसी प्रकार पढ़ाएगी, कोई अंतर नहीं पड़ता है। इसी प्रकार फैमिली भी चल सकती है। यह तो अलग बात है, क्योंकि विषय से अलग होकर भी कुछ बात भी किया जाए, उससे आपको ज्ञान मिले। फेमिनिज्म का एक कंसेप्ट है, मॉडर्न कंसेप्ट है। और इधर अभी बिहार में आप लोगों में भी अगर कोई होगा, 4 वर्षीय पाठ्यक्रम बीए के लागू हो गए हैं। और 2023 में 2020 की नई शिक्षा नीति के तहत 23 में 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम लागू हुए हैं। और मैं पॉलिटिकल साइंस का शिक्षक हूं और इस पर मैं नई किताब पर काम कर रहा हूं, मैंने फिनिश कर दिया है, अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थियरी। उसमें फेमिनिज्म वगैरह है। इधर हाल में मैंने काम किया, बात चली तो एक प्रसंग में मैंने अपने तरफ से कंक्लूजन दिया कि गाड़ी मैं चलाऊं या मेरी पत्नी चलाए, उसी प्रकार की चलती है। तो किचन में खाना मैं बनाऊं या मेरी पत्नी बनाए, अगर स्किल बेहतर होगा तो उतनी ही स्वाद आएंगे। इसलिए आप सभी आदमी भी आने वाली पीढ़ी के लिए तैयार रहें। और यही फेमिनिज्म की डिमांड भी है, डेट्स वाई हमने रिपीट कर दिया। चलिए विषय वस्तु पर आते हैं। राजनीतिक, मैं तो कह रहा हूं कि ब्रिटेन में क्या है कि वहां लिखा हुआ संविधान नहीं है, अलिखित संविधान है। हालांकि किसी भी देश का संविधान टोटल अनरिटन या टोटल रिटन नहीं हो सकता। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज अनरिटन बट कॉमन लॉ आर रिटन, बट मेजर कंसेप्ट इन ब्रिटेन बेस्ड ऑन ट्रेडिशन एंड कन्वेंशन। दैट्स वाई ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज अनरिटन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, मेजर है। लेकिन अभी मैंने कहा कि केवल संविधान पर ही व्यवस्था नहीं चलती है, उससे बाहर भी राष्ट्रपति का चुनाव पढ़ाएंगे। और राष्ट्रपति के चुनाव में मैं कहूंगा कि राष्ट्रपति के कैंडिडेट बनने के लिए योग्यता की चर्चा अनुच्छेद 58 में की गई है। लेकिन योग्यता से परे अलग भी उसके नाम का रिकमेंडेशन 50 के द्वारा की जानी चाहिए और 50 व्यक्ति उसको रेटिफिकेशन भी करे और प्रपोज भी उसका नाम 100 करे। यह कहां किसी अनुच्छेद में लिखा हुआ है?
लेकिन उसकी चर्चा हम लोग करते हैं ना। क्यों? तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अलग नियमावली है, उससे यह होती है। और कुछ भी नहीं लिखी होंगी, आप अधिकारी बनेंगे, आपके सामने कुछ ऐसी समस्याएं आएंगी जो आपके कोड ऑफ कंडक्ट में नहीं होगा, उसको आपको सिचुएशन के अनुसार रेशनली सोचकर समस्या निकालनी पड़ती है कि इसका क्या निदान करें। उसी प्रकार हम शासन और प्रशासन जब संचालित करते हैं तो हमारे सामने कुछ ऐसी समस्याएं आएंगी जिस जो ना संविधान है उसके लिए कोई रिमेडीज है, कोई उसका समाधान का प्रावधान है, न विधि विधान में है, कुछ भी नहीं है। इसलिए सिचुएशन के अनुसार, समय के अनुसार हम लोग अपना काम करेंगे। डेट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इसको संविधानवाद कहेंगे। संविधानवाद समय परिस्थिति के अनुसार बौद्धिक, तार्किक, समय अनुकूल निर्णय लेना ही नहीं है, बल्कि संविधानवाद एक मूल्यपरक अवधारणा है। इसकी चर्चा अलग संविधानवाद पर, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पर करेंगे। लेकिन ब्रिटेन में संविधानवाद का ज्यादा प्रभाव है। ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है, वहां परंपराएं हैं जो लिखी हुई नहीं है। कुछ परंपराएं ज्यादा प्रचलित है, उन्हीं प्रचलित परंपराओं को अभिसमय या कन्वेंशन कहा जाता है। और जो कन्वेंशन बहुत पॉपुलर हो जाते हैं उसको लिख दी जाती है, वह कॉमन लॉ बन जाता है। इसलिए ब्रिटेन में इस प्रकार की व्यवस्था है। और चूंकि ब्रिटेन में कॉमन लॉ कम है, लिखी हुई बातें कम है, मेजर जो चीज है वह परंपरा और समय है, उस पर वहां व्यवस्था चलती है। इसलिए वहां परंपरा का ज्यादा प्रभाव है। कार्य करने का एक तरीका विकसित हो गया है, वह संसदीय संस्कार है, उसी पॉलिटिकल हेजेमोनी कहते हैं। जैसे अपने यहां प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। यह संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत राजनीतिक सहजाति आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है। क्योंकि मनमोहन राज्यसभा के सदस्य थे और उस समय पहली बार में फर्स्ट यूपीए में 2004 से जो शुरू हुई थी 9 तक, उसमें आपको मालूम होगा कि लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन उस समय लोकसभा का नेता प्रणब मुखर्जी थे। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन होता तो उसका वायलेशन नहीं होता, वह ट्रेडिशन था, इसलिए इग्नोर हुआ। तो आप समझ गए होंगे, मुझे लगता है, राजनीतिक सजातीयता। संसदीय शासन प्रणाली में एक काम करने का जो संस्कार है, विचार है, एक तरीका है जो भले वैधानिक और संवैधानिक रूप में नहीं लिखा हुआ है लेकिन प्रचलन में चलता है, यही संसदीय संस्कार, विचार, कार्य करने का तरीका राजनीतिक सहजातीयता है। मंत्रिपरिषद की बैठक होती है, उस मंत्रिपरिषद की बैठक में मंत्रिपरिषद के लोग ही शामिल होंगे, पार्टी के दूसरे लोग शामिल नहीं होते हैं। यह राजनीतिक सहजातीयता है। लेकिन आपको मालूम होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उस समय किसी न तो मंत्रिपरिषद के सदस्य जसवंत सिंह सिन्हा नहीं सिंह, और नहीं संसद के किसी अंग के सदन के सदस्य थे, और न मंत्रिपरिषद के सदस्य थे। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के समय में जो मंत्रिपरिषद की बैठक होती थी उसमें शामिल होते थे। और न केवल शामिल होते थे, लेकिन आकर मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद मीडिया को ब्रीफिंग भी करते थे, उसकी बात भी बताते थे। यह तो राजनीतिक सहजातीयता नहीं रही है। संविधान का प्रावधान होता कि नहीं, मंत्रिपरिषद की बैठक में मंत्रिपरिषद वाले ही शामिल होंगे, तो मंत्रिपरिषद में नहीं सदस्य तो नहीं शामिल हो सकते थे, लेकिन ऐसे हुए। मैं कहना यह चाहता हूं कि राजनीतिक सजातीयता संसदीय शासन प्रणाली में एक काम करने का तरीका है, एक संसदीय शासन प्रणाली का संस्कार है। और ब्रिटेन में ज्यादा है क्योंकि वहां लिखित संविधान है, हमारे यहां कम है। अभी मैंने बताया कि प्रधानमंत्री का लोकसभा का नेता होना, प्रधानमंत्री सदन में जब खड़ा होकर बोलता है तो बाकी सदस्य चुप हो जाते, उसकी बात को सुनते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री जब बोलता है तो न केवल एक दल का होता है बल्कि पूरे सदन का नेता होता है, और सदन का नेता बोलता है तो विपक्ष और पक्ष में सभी लोग उसको सुनते हैं। एक राजनीतिक सहजातीयता और परंपरा है। राजनीतिक सहजातीयता और परंपरा है कि कोई मंत्रिपरिषद का सदस्य इस्तीफा देगा तो प्रधानमंत्री के नाम से वह देगा, कहेगा। लेकिन मैं एक उदाहरण दूं, मनमोहन सिंह के समय में ए राजा 2G स्पेक्ट्रम में घोटाला में इन्वॉल्व थे, बहुत दबाव पड़ा तो उनको इस्तीफा देना पड़ा।
लेकिन वह इस्तीफा देते वक्त कहा कि मैंने अपने नेता करुणानिधि के कहने से, डीएमके के थे, करुणानिधि के कहने से हमने रिजाइनेशन दिया है। डेट इज कॉल्ड वायलेशन ऑफ पॉलिटिकल हेजेमोनी, राजनीतिक सहजातीयता का उल्लंघन है। अगर संविधान में प्रावधान रहता तो ऐसा वह नहीं कर सकते थे। आप यह समझ गए होंगे कि राजनीतिक सहजातीयता एक प्रकार की कार्य शैली है, कार्य करने का तरीका है। और पांचवा है संसद की सर्वोच्चता। हमारे यहां संविधान की सर्वोच्चता है, लेकिन संविधान की सर्वोच्चता में ही हमने कई जगह संसद को विशेषाधिकार दिया है। ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता है, संसद जो चाहे वह कर देगी। डी लोमे एक विद्वान का नाम है ब्रिटेन का, वह कहता है कि ब्रिटिश संसद जो चाहे वह कर सकती है, सिवाय स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाना छोड़कर। चूंकि डी लोमे जब कह रहा था उस समय स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बनाया जा सकता था, इसलिए वह कहना चाहता था कि असंभव को छोड़कर जितनी संभव हो सकती है वह सब ब्रिटेन में वहां की संसद कर सकती है। इसलिए ब्रिटिश संसद सर्वोच्च है। ब्रिटिश संसद जो कानून बना देंगी वो अल्टीमेट कॉमन लॉ होगा। वहां की न्यायपालिका को रिव्यू का राइट नहीं है। लेकिन हमारे यहां तो संसद कानून बनाएंगी, न्यायपालिका हमारी समीक्षा कर सकती है, रिव्यू कर सकती है। इसलिए हमारे यहाँ ब्रिटेन जैसी संसद की सर्वोच्चता नहीं है, फिर भी संसदीय विशेषाधिकार है। मोटे तौर पर हमने दोनों कंसेप्ट दिया। अब मैं यह बता दिया, पढ़ाने जा रहा हूं कि भारत का जो शासन व्यवस्था है, शासन और प्रशासन है, प्राथमिक तौर पर दो मेटल से बना है। एक संघवाद और दूसरी जो है वह संसदीय शासन प्रणाली, और दोनों से मिलाकर बना हुआ है। जैसे हमारे शरीर में बहुत से मैकेनिज्म है, लेकिन दो मेजर कंसेप्ट है, यह बोन और मसल। उसी प्रकार भारत की शासन प्रशासन में बहुत कंसेप्ट आएंगे, थ्योरी आएंगे। बेटा एक एक बात आएंगी, मैं उसको रखूंगा, बताऊंगा, लेकिन दो मेजर है। एक का नाम है संघवाद और दूसरे का नाम है संसदीय शासन प्रणाली, और इसी से हमारी भारत की शासन व्यवस्था बनी हुई है। इसीलिए मैंने दोनों को परिचय दिया। अब मैं अलग काम करूंगा, आपको बताऊंगा। आपने यह देख लिया कि हम अब भारत की शासन प्रशासन पढ़ने जा रहे हैं, और इसमें दो मेजर कंसेप्ट, एक फेडरल आपने देखा और दूसरा आपने पार्लियामेंट्री, इससे बना हुआ है। यह दो मेजर है। इसकी बातें, बहुत सी बातें हैं। यहाँ तक मैं आया हूँ, कुछ लोग कम भी हो गए हैं। शायद आप लोग आज, जैसा कि मुझे बताया गया कि टेस्ट वगैरह देते हैं इससे, लेकिन मुझे आशा है कि अब तक की बात को मेरी आप समझे होंगे। मैंने आज आपको बताया कि राज्य किसे कहते हैं, इसलिए राजनीति विज्ञान का राज्य बता दिया कि 4 तत्वों से राज्य बना है: जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। क्योंकि मैं संविधान में इन करूँगा तो अनुच्छेद 1 का ही राज्य और 2, 3, 4 का और 12 और 36 का अलग अलग बताऊँगा। उस समय मैं कहूँगा कि भारत राज्य है, लेकिन अब बिहार को इस संदर्भ में राज्य कहा गया है। अनुच्छेद 2 अलग बताता है, 3 अलग बताता है। फिर राज्य की परिभाषा देने के बाद मैंने राष्ट्र की भी चर्चा कर दी कि राष्ट्र और राज्य जो है एक ही आप समझेंगे। हालांकि राष्ट्र में एकत्व की भावना, भावनात्मक एकता आवश्यक है,
लेकिन आज दुनिया में जो राष्ट्र है वह राज्य है। फिर मैंने कहा कि राष्ट्र या राज्य का रखने वाला जो उसका प्रतिनिधित्व करेगा, हमारे पूरे परिवार का हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उसी प्रकार राज्य का जो रिप्रेजेंट करेगा उसको गवर्नमेंट कहेंगे। फिर मैंने गवर्नमेंट के अलग अलग प्रकार बताया, फांसीवादी, तानाशाही, सर्वसत्ताधिकारवादी, राजतंत्रात्मक, कुलीन तंत्रीय, साम्यवादी, माओवादी, सर्वसत्ताधिकारवादी। लेकिन सबसे अच्छी सरकार लोकतांत्रिक बताया, प्रजातांत्रिक बताया, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। फिर मैंने कहा, उठा लिया डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और कहा कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के 4 मॉडल हैं, 4 प्रकार हैं, फेडरल, प्रेसिडेंशियल, यूनिटरी और पार्लियामेंट्री। अमेरिका में फेडरल कॉम प्रेसिडेंशियल है और ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री कॉम यूनिटरी है। हमने न तो अमेरिका का मॉडल को लिया है और न ब्रिटेन के मॉडल को लिया है, दोनों से हमने जोड़कर अमेरिका से और कनाडा से प्रभावित होकर संघवाद लिया है, अपने ढंग से उसको ले लिया है। और ब्रिटेन से हमने संसदीय शासन प्रणाली लिया है और 2 ही मेजर हमने लिया है जो बता दिया है। ऐसा हमने किया है। और फिर भारत के, अब मैं आ गया हूँ, मुझे लगता है कि और 2 दिन लेना पड़ेगा या 1 दिन में कोशिश करूँगा। अब भारत में शासन में सरकार के 3 अंग, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, जुड़ी हुई बात। मैं बताऊंगा कि BSNL कहाँ है, मैं बताऊंगा कि UPSC कहाँ है, सैनिक कहाँ है, पूरे हाउ टू गवर्न, कैसी हमारी शासन चलती है। इसलिए जरूरी है 1 मिनट थोड़ा सा देख लें। अच्छी अच्छी बातें भी लिखी है, उसको न दोहराएंगे। पंकज ने भी लिखा है, समाज की सर्वोच्च विधिक संस्थान राज्य है। समाज और राज्य में भी अंतर है बेटा। और सर किस बुक से पढ़ाते हैं, मैं आपको बता दूं, अनुराग कुमार सिन्हा ने कहा है मेरी 23 किताबें हैं, अलग अलग, मैंने अलग अलग किताब लिखा है, आप देखें। और किसी ने कहा कि फांसीवाद किसे कहते हैं, तो फांसीवाद, नाजीवाद, साम्यवाद, समाजवाद, एक लाइन भी मैंने बोला है। आप उसमें डॉक्टर अशोक कुमार पॉलिटिकल साइंस करके देखेंगे यूट्यूब पर भी, उसे आप लाभान्वित हो जाएंगे। डॉक्टर अशोक कुमार पॉलिटिकल साइंस, सब एक शब्द मैंने बोला है, वहाँ से भी आप लाभान्वित हो। सब संभव नहीं है। सिलेबस लिखाते हैं बेटा, हमको मात्र 2 दिन और समय दीजिए, फ्रेम कर देते हैं पूरा। और जो पढ़ाएंगे तो आपको लगेगा कि सर कई किताबों से पढ़ाते हैं। मैंने कहा कि अलग अलग मैं पढ़ा रहा हूँ, तो किस किताब से पढ़ाता हूँ। आप जो पढ़ते हैं उस किताब को भी मैं भी पढ़ता हूँ, उसके अतिरिक्त भी बहुत से बातें पढ़ता हूँ, तो मैं उसको बताऊँगा और अलग अलग मैं करूँगा, आप लोग देखेंगे। तो इसीलिए फांसीवाद, एक लड़के ने पूछा फांसीवाद क्या है, तो मैं कहूँगा कि 1920 के दशक में मुसोलिनी के नेतृत्व में शासन की एक ऐसी प्रक्रिया और पद्धति शुरू हुई जिसमें कोई विचारधारा नहीं, कार्यक्रम था जो उग्र राष्ट्रवाद, हिंसा, साम्राज्यवाद, मिथ्यावाद पर आधारित था, जो कहता है कि मुझे लाभ होगा तो मैं लोकतांत्रिक हो सकता हूं और मुझे लाभ होगा तो मैं लोकतंत्र को ताक पर रख सकता हूं। इस प्रकार सिद्धांत विहीन, विचारधारा विहीन, उग्र राष्ट्रवादी, हिंसक, साम्राज्यवादी, व्यक्ति पूजा पर आधारित, भावना पर आधारित और बुद्धिवाद की विरोधी जो शासन प्रचलन 1920 के दशक में इटली में मुसोलिनी के नेतृत्व में दिखा, उसे ही फांसीवाद कहते हैं। यह विचारधारा कम, शासन संचालन की एक तरीका ज्यादा है जो सिद्धांत विहीन है, मानवता विहीन है। यह मार्क्सवादी और उदारवादी, पूंजीवादी दोनों ही विचारधाराओं की विरोध करता है और व्यक्ति पूजा की बात करता है, उग्र राष्ट्रवाद की बात करता है। यह फांसीवाद है। बहुत लंबी चौड़ी बातें होंगी, अलग अलग होंगी, उसको मैं बताऊंगा। आज बेटा इतना ही रहने दीजिए, सिस्टम के द्वारा आप ही गए हैं और समाप्ति मानी जाएगी। आप लोग भी दिन भर शायद थके हुए हैं, मैं नहीं थकता हूं, मैं भी सुबह से काम कर रहा हूं, कहीं सुन रहा हूं। आप लोग थकेंगे नहीं मेरे साथ। दूसरे क्लास में बेटा मिलते हैं, मंडे को ही समय देते हैं, संडे को नहीं, मंडे को समय देते हैं और बात कर लेंगे।
अगर संभव होगा, मंडे कौन सा तारीख पर रहा, 4, तो 4 होगा तो 4:30 से ही रखेंगे। हम सिस्टम को बता देंगे, आपको सूचना दी जाएंगे। शुरुआती दिनों की 2 क्लास और होंगी इंट्रो में, कदापि मत भूलिएगा, तब जाकर बेहतर ढंग से हम लोग काम करेंगे और विषय वस्तु को समझिएगा। किताब कहां से पढ़ाते हैं इसमें मत रहिए, मेरी भी किताबें अलग अलग हैं। मैं अपना परिचय शशांक जी और सिस्टम से मेरे बारे में पूछिएगा, जानकारी देंगे, समझे। मैं अपनी ज्ञान की सीमा में बेहतर पढ़ाऊंगा, अलग अलग किताब से जहां से मुझको मिलेगी ले आकर। पिताजी कहां से ले आकर आम खिलाता है, बेटा यह नहीं पूछेगा, खाएगा, स्वादिष्ट लगे तो खाते जाओ। इसलिए जहां मुझे अच्छा लगेगा वहां से पढ़ाऊंगा। ओके, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। समाप्त हो गया।